हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह लाइन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और जहां तक मुझे समझ आता है तो यह लाइन भारत में जाति के आधार पर जो भेदभाव मौजूद है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए आज एक सवाल के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताइए, अगर आपने एक ही परीक्षा में, एक ही दिन, एक ही परिस्थितियों में अपने दूसरे प्रतियोगी से ज्यादा अंक प्राप्त किए तो क्या नौकरी उसे मिलनी चाहिए? अब इसमें ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि नहीं, निष्पक्ष व्यवस्था ऐसे काम नहीं करती है। पर फिर भी हमारे प्यारे भारत में ठीक यही होता है, वो भी हर रोज। और इसी तर्क को आधार बनाकर कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत की आरक्षण प्रणाली अपने मौजूदा स्वरूप में फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। ऐसा इसीलिए नहीं कि जिस भेदभाव से लड़ने के लिए इसे बनाया गया था वो मौजूद नहीं था, वो तो था ही, कई जगहों पर आज भी है, बल्कि इसीलिए कि इससे लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा तरीका लंबे समय से अपने सही लक्ष्य पर असर नहीं डाल पा रहा है। और कहीं ना कहीं आपका नजरिया भी इसी बात पर निर्भर करता है कि आप इस आरक्षण प्रणाली का लाभ उठाने वाले लोगों में से हैं या इससे नुकसान झेलने वालों में से। इसलिए भारत में आरक्षण को लेकर दो तरह की भावनाएं हैं। ज्यादातर उच्च जाति के लोग मानते हैं कि आरक्षण बुरा है क्योंकि आरक्षण के कारण उन्हें अच्छे कॉलेजों में शिक्षा और सरकारी नौकरी पाने का अवसर नहीं मिल पा रहा। वहीं ज्यादातर निम्न जाति के लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है मानते हैं कि आरक्षण न केवल न्याय संगत है बल्कि भारत में विभिन्न जातियों के लिए असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक है। और ये एक निर्विवाद तथ्य है कि जाति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और कुछ अध्ययनों से यह साफ पता चलता है कि दलित नामों वाले लोगों को समान नौकरी आवेदनों में उच्च जाति के नाम वालों से जो समान आवेदन कर रहे हैं उसकी तुलना में कम कॉल आते हैं। इसके साथ ग्रामीण भारत में अंतरजातीय हिंसा की घटनाएं अभी भी सामने आती हैं। घर में, शादी ब्याह में, रोज के सामाजिक मेल जोल में ये चीजें साफ दिखती हैं। सच तो यह है कि भले ही हम आधुनिक समाज या 21वीं सदी के डिजिटल युग में जी रहे समाज की बात करें, लेकिन वर्ग संरचना की जड़ें हमारे भीतर गहराई से जमी हुई है। विवाह के दौरान ये बात और स्पष्ट हो जाती है। तथाकथित आधुनिक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने से नीची जाति के साथी के प्रति समान दृष्टिकोण नहीं रखेगा, भले ही वो व्यक्ति कितना भी योग्य, आर्थिक रूप से सक्षम या आधुनिक सिद्धांतों वाला क्यों ना हो। अब इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी का भी अधिकांश हिस्सा पुराने सिद्धांतों से ही जुड़ा हुआ है। आज भी जाति आम बातचीत में सामने आ ही जाती है। अब आरक्षण को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो कोटा है। और ये एक बात जो साफ पता चलती है कि ये आरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आयु में छूट, परीक्षा में कम अंक, परीक्षा फॉर्म की शुल्क में भी छूट मिलती है। और स्वतंत्रता को 76 साल बाद भी आरक्षण का लालच और आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। भारत में 4 तरीके के आरक्षण मिलते हैं: लिंग आधारित आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण, आय के आधार पर आरक्षण और दिव्यांगों के लिए आरक्षण। पर हर बार बहस का मुद्दा बस जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण ही है। इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले यह समझना होगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे और आरक्षण क्यों मौजूद है। अब यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत कैसा दिखता था, और इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जाति व्यवस्था ने लोगों पर वास्तव में क्या प्रभाव डाला। और सबसे जरूरी, इस बारे में आपको ईमानदार होना होगा। जाति व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर निर्धारित समूहों में विभाजित किया। शीर्ष पर ब्राह्मण वर्ग का धार्मिक ज्ञान, शास्त्रों और अनुष्ठानों पर एकाधिकार था, और इस एकाधिकार के बल पर वो समाज में किसे क्या मिलना चाहिए इसका निर्धारण करते थे और इसका उपयोग भी करते थे। क्षत्रिय और वैश्य उनसे नीचे थे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन आध्यात्मिक अधिकार उतना नहीं था। और सबसे निचले पायदान पर क्षुद्र थे, और जो वर्ण व्यवस्था से पूरी तरीके से बाहर था वो था दलित। पर अब एक बात ध्यान देने वाली है कि आजकल अछूत शब्द का इस्तेमाल इतनी लापरवाही से करते हैं हम, जैसे लोग इसकी गंभीरता को महसूस करना ही भूल गए। आपको पता है कि दलित को एक ही कुएं से पानी पीने की भी मनाही थी। वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो अलग बर्तनों में खाना खाते थे। कुछ जगहों पर तो उन्हें इस तरह चलना पड़ता था कि उनकी परछाई किसी ऊंची जाति के आदमी पर ना पड़े। सोचिए कि परछाई, और ये कोई मामूली प्रथा नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा संगठित धार्मिक औचित्य से किया गया सामाजिक उत्पीड़न था। और इससे पहले कि अब कोई ज्ञानी इस बात पर जंतर मंतर में विरोध करने लगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि हाँ, इसका प्राचीन भारत की मूल जो वर्ण व्यवस्था थी उससे कोई संबंध नहीं है। उस व्यवस्था में 4 श्रेणियां थी, लेकिन वो पेशे पर आधारित थी, जन्म पर नहीं।
पढ़ाने वालों को ब्राह्मण माना जाता था, योद्धा को क्षत्रिय माना जाता था। अपने पिता का पेशा आपका पेशा निर्धारित नहीं करता था। सदियों से चला आ रहा यह लचीलापन धीरे धीरे बुरा होता चला गया और आज की कठोर वंशानुगत जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया, जहां जन्म ही भाग्य था और योग्यता का कोई महत्व नहीं था। आरक्षण इसी बुराई को दूर करने का प्रयास था। इसलिए जब बाबा साहब अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और बाद में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोटा लागू किया, तो यह कोई अचानक से लिया गया राजनीतिक निर्णय नहीं था। यह इस बात की मान्यता थी कि सदियों से चले आ रहे संरचनात्मक बहिष्कार को रातों रात सभी को कानूनी रूप से समान घोषित करके समाप्त नहीं किया जा सकता। पीढ़ियों से स्कूलों से वंचित रहे लोग अचानक से उन लोगों के समान नहीं हो सकते जिनको बस जाति के आधार पर पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये उस समय तो बिल्कुल तर्कसंगत था, पर गलत इसकी अभी की संरचना में। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक अनुसूचित जनजाति समुदाय के आदमी को 1975 में कोटा की मदद से रेलवे में सरकारी नौकरी मिलती है। उसके बाद उसका बेटा 1990 के दशक में उसी आरक्षण का उपयोग करके एक और सरकारी नौकरी पा लेता है। तो अब तक परिवार अच्छी तरीके से मध्यम वर्ग का हो चुका होगा, उसकी स्थिर आय होगी, अपना घर होगा, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे। पर अब हम तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। यह आदमी आराम से पला बढ़ा, उसे निजी ट्यूशन या फिर बेहतर बुनियादी ढांचा और शायद विदेशों में पढ़ाई करने का अवसर भी मिला होगा। पर इस आरक्षण की व्यवस्था में वो अभी भी आरक्षित सीट के लिए पात्र है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की कोई समय सीमा नहीं होती है। यह आपके बैंक बैलेंस की जांच नहीं करता है, यह बस मौजूद होता है, एक विरासत की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर एक सामान्य वर्ग के परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर वास्तव में संघर्ष कर रहा होता है। उनके पास कोई सुरक्षा का जाल नहीं होता, कोई कोटा नहीं होता, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। उनके लिए एकमात्र योग्यता ही रास्ता है, और आरक्षण लागू होने के बाद जो भी सीटें बचती है वो उनके लिए बस आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यह बहस बहुत जल्दी बेदर्दी हो जाती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सामान्य वर्ग के लोग अधिक योग्य होते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अब कोई भेदभाव नहीं बचा है। मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरीके से जातिगत पहचान पर आधारित है, जिसमें वास्तव में वंचित पहली पीढ़ी के छात्र और तीसरी पीढ़ी के उच्च मध्यम वर्ग के लाभार्थी के बीच अंतर करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं, पर उसमें एक मूलभूत खामी है, और वो खामी अब इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बन गई है। एक यूपीएससी के टॉपर को बस उसकी जाति के आधार पर फायदा होता है, बिना ये जाने कि उसकी शिक्षा देश के सर्वश्रेष्ठ संस्था से मिली है। वहीं एक गरीब परिवार का लड़का जिसने जीवन भर संसाधन की कमी झेली है, वो सीट गंवा देता है सिर्फ उस आरक्षित स्टूडेंट की वजह से। एक और बात, यूपीएससी में पिछले साल करीब 13 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 1009 का चयन हुआ। इसमें कट ऑफ मार्क्स अलग अलग श्रेणियों में बहुत अलग अलग थे। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में 200 में से 74 अंक चाहिए थे, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 88 अंक लाने थे। परीक्षा एक ही है, पेपर एक ही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। और बात एक बार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर भी होनी चाहिए, जो सबको चौंका देती है। केंद्रीय स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षित 97% सीटें केवल 25% ओबीसी जातियों के पास है। लगभग 2600 ओबीसी समुदायों में से 1000 का प्रतिनिधित्व शून्य है, बिल्कुल शून्य। आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य पिछड़े समुदाय की मदद करना है, लेकिन उनमें से जो सबसे पिछड़े समुदाय हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इन सब के बाद एससी एसटी में क्रीमी लेयर का ना होना तो अलग ही विषय है। अब बात एक आदमी की करते हैं, ली कुआन यू। वो आदमी जिसने सिंगापुर को एक गरीब संसाधनहीन बंदरगाह से एक ही पीढ़ी में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया। से एक बार पूछा गया कि अगर उन्हें भारत की बागडोर सौंप दी जाए तो वो क्या करेंगे। उनका जवाब सीधा साधा था, योग्यता आधारित व्यवस्था, सर्वोत्तम पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ लोग और सभी के लिए समान अवसर। उन्होंने अलग से यह भी लिखा कि भारत की मूल समस्या यह है कि जाति व्यवस्था योग्यता आधारित व्यवस्था की शत्रु रही है। भारत एक अधूरी महानता का राष्ट्र है, और वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं थे, बस वो हर तरह से ईमानदार थे, जिस तरह से भारत से प्रेम करने वाले अधिकांश लोग डर के कारण नहीं हो पाते। और अंत में सिर्फ एक बात कि आरक्षण प्रणाली के लाभ या हानि को साबित करने की कोशिश करने के बजाय इस प्रणाली की सच्चाई को स्वीकार करना और इसके अनुरूप जीना बेहतर है। किसी भी प्रकार की बहस से यह प्रणाली नहीं बदलने वाली, क्योंकि अंततः इसका निर्णय वोट के आधार पर होगा, और यदि कोई नीति देश की 75% आबादी को लाभ पहुंचाती हो तो लोकतंत्र में उसे बुरा कहना बहुत कठिन है।
अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।